इससे पहले मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। आप दोनों ने फॉरेस्ट गार्ड क्वालिफाई किया है और ये बड़ी मतलब खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब मतलब अंधकार में हो जाता है, स्टूडेंट जो है ना निराशावादी दृष्टिकोण में जीते हैं कि भाई नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, और वैसे में अगर 2 स्टूडेंट क्वालिफाई होता है, मेरे लिए बड़े मतलब खुशकिस्मती की बात है कि मतलब ऐसे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। तो आप लोग पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि कैसे आप क्वालिफाई किए, क्या क्या स्टूडेंट जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो निराश हो रहे हैं और जिनको लगता है कि अब तो बहुत लेट हो गई, कुछ लोग 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जेन्युइनली आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप रखिए। हाँ सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोहित सिंह नेगी है और क्वालिफिकेशन मेरी पॉलीटेक्निक है, सिविल इंजीनियरिंग, और मैंने इसमें ग्रेजुएशन किया। तो 2016-17 के बाद से मेरी प्रिपरेशन शुरू करी, तो लगातार करता गया। अब ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम पहला ही था सीधा निकल गया। जी। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें मतलब पॉइंट से रुका, थोड़े नंबरों से रुका, फिर बीच में ऐसा लगता था कि नहीं होगा करके। होता ही है, मेंटलिटी हो जाती है, होता है, हो जाता है। लेकिन फिर भी होप नहीं आ रही कि हाँ मतलब पढ़ाई इतनी उस लेवल की पहुँच गई थी कि हाँ लग गया था कि एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो छोड़ा नहीं, निरंतर लगे रहे, तो अंततः हो ही क्या लगता है। बहुत बेहतरीन। मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक थ्योरी है कि सफलता पाने के लिए ना, सफलता की पहली थ्योरी है, सफलता पाने के लिए असफलता ज़रूरी है। मतलब असफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप ये मान के चलिए, जैसे आप कोई दुकान खोल रहे हो या आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, पहली बार में सफल नहीं होना है। उसमें सबसे पहले असफलता उसका एक सिद्धांत है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको डर होगा, एक साइकोलॉजिकल, अरे नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार नहीं हुआ, अब क्या करें। तो आप 2016 से लगे हैं और रिज़ल्ट अब आया है, मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन एक होप थी, होप से फ्यूचर बनता है, ठीक है, और वो होप ज़रूर पूरा होता है। असफलता के राम की शक्ति पूजा में आप देखिए, भाई रावण से लड़ाई हो रही है, अल्टीमेटली जीत किसकी होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन है और अच्छा मैसेज है। और ये देखिए, सफलता पाने में मिनिमम 5 साल लग जाता है, ये मेरा अपना एक थ्योरी है। मतलब आप कुछ भी करना चाह रहे हो, कोई भी काम, आप एक दुकान खोलना चाह रहे हो, आप कोचिंग करना चाह रहे हो, आप सब्जी की दुकान खोलना चाह रहे हो, एक माइलस्टोन मतलब एक जो होता है ना कि रिमार्केबल सक्सेस दिखना चाहिए, वो 5 साल बाद दिखेगा। कंपटीशन ज़्यादा है ना, इतनी कंपटीशन है ना, हाई क्वालिटी। लेकिन हमारी मेंटलिटी क्या हो गई, युवा इम्पेशेंट हो गए। वो सोचते हैं ना बस अभी शुरू करें, कुछ भी फार्चून की दुकान शुरू करें, 1 साल बाद करोड़पति बन जाए, या कुछ भी करें अभी, मतलब ग्रुप सी की तैयारी करें और 3 महीने के बाद वो पूछते हैं फॉर्म कहाँ है। अरे फॉर्म को छोड़ो, 2 साल बाद सोचना फॉर्म के बारे में। तो आप बताइएगा अपने बारे में। 16-17 के बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, तो लगातार करता गया। अब ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम पहला ही था सीधा निकल गया। जी। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें मतलब पॉइंट से रुका, थोड़े नंबरों से रुका, फिर बीच में ऐसा लगता था कि नहीं होगा करके। होता ही है, मेंटलिटी हो जाती है, होता है, हो जाता है। लेकिन फिर भी होप नहीं आ रही कि हाँ मतलब पढ़ाई इतनी उस लेवल की पहुँच गई थी कि हाँ लग गया था कि एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो छोड़ा नहीं, निरंतर लगे रहे, तो अंततः हो ही क्या लगता है। बहुत बेहतरीन। मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक थ्योरी है कि सफलता पाने के लिए ना, सफलता की पहली थ्योरी है, सफलता पाने के लिए असफलता ज़रूरी है। मतलब असफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप ये मान के चलिए, जैसे आप कोई दुकान खोल रहे हो या आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, पहली बार में सफल नहीं होना है। उसमें सबसे पहले असफलता उसका एक सिद्धांत है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको डर होगा, एक साइकोलॉजिकल, अरे नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार नहीं हुआ, अब क्या करें। तो आप 2016 से लगे हैं और रिज़ल्ट अब आया है, मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन एक होप थी, होप से फ्यूचर बनता है, ठीक है, और वो होप ज़रूर पूरा होता है। असफलता के राम की शक्ति पूजा में आप देखिए, भाई रावण से लड़ाई हो रही है, अल्टीमेटली जीत किसकी होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन है और अच्छा मैसेज है। और ये देखिए, सफलता पाने में मिनिमम 5 साल लग जाता है, ये मेरा अपना एक थ्योरी है। मतलब आप कुछ भी करना चाह रहे हो, कोई भी काम, आप एक दुकान खोलना चाह रहे हो, आप कोचिंग करना चाह रहे हो, आप
सब्जी की दुकान खोलना चाह रहे हो, एक माइलस्टोन मतलब एक जो होता है ना कि रिमार्केबल सक्सेस दिखना चाहिए, वो 5 साल बाद दिखेगा। कंपटीशन ज़्यादा है ना, इतनी कंपटीशन है ना हाई क्वालिटी, लेकिन हमारी मेंटलिटी क्या हो गई, युवा इम्पेशेंट हो गए। वो सोचते हैं ना बस अभी शुरू करें कुछ भी, परचून की दुकान शुरू करें 1 साल बाद करोड़पति बन जाए, या कुछ भी करें अभी, मतलब ग्रुप सी की तैयारी करें और 3 महीने के बाद वो पूछते हैं फॉर्म कहाँ है। अरे फॉर्म को छोड़ो, 2 साल बाद सोचना फॉर्म के बारे में। तो आप बताइएगा अपने बारे में, और भी कुछ पॉइंट्स बताते रहेंगे। नमस्ते सर। पहले तो धन्यवाद आपका हमें मौका देने के। मेरा नाम अभय कुकसाल है और 2016 में मैंने फार्मेसी से ग्रेजुएशन की है और उसके बाद से ही मैं तैयारी में हूँ। पर शुरुआत में मैंने बैंकिंग की तैयारी की थी, पर मुझे कहीं ना कहीं इसमें कंफर्टेबल नहीं रहता था क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे। शायद से मेरी आंखें भी थोड़ा सा कमज़ोर है तो मुझे कभी भी सूट नहीं किया वो फॉर्मेट। तो फिर मैंने उत्तराखंड में, क्योंकि मेरे बड़े भाई बहन सबके सब उत्तराखंड की जॉब में हैं, तो फिर मैंने 2017 में 1 साल बाद ही मैंने उत्तराखंड की तैयारी करनी शुरू की और इसके बाद कई सारे पेपर दिए पर हुआ नहीं किसी में भी, पर फाइनली चलो इसमें हो गया है। देखिए एक चीज़ मैं अभी हम थोड़ा रोकना, एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप दोनों साइंस बैकग्राउंड के, एक बेहतरीन मैसेज है। साइंस वाले स्टूडेंट ना आफ्टर गेटिंग बीएससी और एमएससी वो भी बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। अरे साइंस में अब क्या करें। ठीक है, देखो साइंस का विद्यार्थी है और दोनों ने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया है, ये मामूली चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जीके कैसे पढ़ें, साइंस वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज है आप लोग। ठीक है, आप दोनों साइंस बैकग्राउंड के हैं और प्रोफेशनल हैं, बीटेक करके आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या बोलना चाह रहे हैं सर? जैसे बच्चे कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब तैयारी करते हैं, 1 साल करते हैं, ठीक है, अगर नहीं लग रही है तो छोड़ देते हैं। तो मैं अपना स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा, मतलब छोड़ो मत, तुम लगे रहो लगातार, मतलब कंटिन्यू लगातार बने रहो पढ़ाई में। एक ना एक दिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। अगर इंसान क्या करता है, पढ़ता है, उसको लगता है नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ मैं, छोड़ना नहीं है, बस लगे रहना, अंततः निकल ही जाता है एग्ज़ाम। हमारे भी बहुत सारे, मेरे भी ऐसा नहीं था कि मैं सडनली ये एग्ज़ाम निकल गया। मैंने पुलिस कांस्टेबल का दिया, उसमें भी डीवी कराया, कुछ नंबर से लास्ट में फाइनल में बाहर। फिर मेरा उसमें वहाँ पटवारी में हुआ, उसमें भी पहली मेरिट में नाम आया। फिर 7 किलोमीटर रनिंग भी दौड़ा, फिर लास्ट में फाइनल में बाहर, वो अलग दुख। फिर होप हार दी थी कि नहीं होगा। फिर क्लर्क का एग्ज़ाम आया, क्लर्क का मैंने मतलब फिर क्लर्क का भी क्वालिफाइंग हो गया था, फिर टाइपिंग में उसमें बाहर। फिर ऐसा हो गया था कि नहीं होगा करके, फिर ये मैंने होप नहीं हारी। मतलब फिर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम आया, मैंने कहा नहीं इसमें 100% करना होगा इस बार, तो दिया और इसमें हो गया। तो मतलब यही है कि होप मत हारो, कि मतलब ऐसे कि एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो मतलब सारे रास्ते बंद हो गए तुम्हारे, ऐसा नहीं है भाई। भगवान एक रास्ता बंद करता तो 1000 खोलता भी है। तो मतलब एक एग्ज़ाम रुक गया तुम्हारा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, जब तक मतलब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक रुको मत, डटे रहो। नहीं, उतार चढ़ाव होता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो बच्चों को मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन बच्चे अगर सफल विद्यार्थी से सुनते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है। आप हमें ये बताओ कि एक फ्रेश बच्चा है बीए फर्स्ट ईयर में, उसको कितना साल लगेगा गिरते पैरते, अच्छा स्टूडेंट है, कंसिस्टेंट तैयारी कर रहा है, कितने दिन में वो आज के हिसाब से सब चीज़ देख लो, सीट है, फॉर्म है, सब चीज़ के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितने दिन में वो क्रैक कर पाएगा और कितना घंटा पड़ेगा और क्या है, थोड़ा ये बताइए, क्योंकि ये घूमते बहुत हैं इनको लगता है बस घूमते घूमते फॉर्म भर के होता है। हाँ जी, देखो सर जी, ऐसा होता है ना कि जैसे तुम ग्रुप सी की तैयारी में आ रहे हो, सबसे पहले तो बेसिक है तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास सिलेबस ही नहीं है, कई बच्चे हमने ऐसे देखे कि चलो लूसेंट लेके आ गए, परीक्षावाणी ले गए, पढ़ रहे हैं लगातार, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कुछ नहीं है क्या पढ़ना है। पहले बेसिक तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस को देखो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स देखो, उसमें किस किस टॉपिक पे ज़्यादा एग्जाम ने फोकस किया है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि तुम मतलब स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं वो नहीं बनना है, समझ रहे हो, घोड़ा नहीं बनना है एकदम, मतलब लगे रहो। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें बस उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस, पढ़ना तो सभी है लेकिन पहले प्रेफरेंस उन्हीं टॉपिक्स को देनी है जिन टॉपिक्स पे एग्जाम पूछ रहा है, एग्जाम पूछ रहा है। तो सिलेबस सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास अच्छी बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी कुछ भी, क्योंकि आजकल मतलब फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल फिर अनऑथराइज्ड लोग हैं ना, जैसे मतलब आप जानने जिसको आप जान रहे हो, सपोज कि एक व्यक्ति है, सपोज मान लो एक व्यक्ति है जिसको आप जान रहे हो, वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है,
तो आप उससे फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो खुद नहीं कुछ कर पाया, लेकिन वो गाइड कर रहा है और कुछ भी पढ़ा रहा है, तो ये मैं इस पे भी बात करता हूँ। बिल्कुल आप सही बोल रहे मैं वही चीजें आपको बोल रहा हूँ, जैसे मान लिया आज आप अगर गाइड करोगे YouTube चैनल पे, तो वो गलत नहीं होगा। देखो वहाँ पे 100 लोग हैं, लेकिन 100 में 5 लोग ठीक है। तुम्हें चुनना है कि 5 लोग क्या, मैं बता रहा हूँ, वो जिनसे तुम गाइड हो रहे हो, जिसकी YouTube देख रहे हो, उनको ये देखो कि उन्होंने कुछ क्वालिफाई किया कि नहीं। पहला पॉइंट, अगर उसने कुछ क्वालिफाई किया और वो बता रहा है, उनको फॉलो करो। लेकिन क्या है, खुद क्वालिफाई नहीं किया, बड़े बड़े बोर्ड लगा करके वो कोचिंग शुरू कर दिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो वो मिसगाइडेड है। नहीं, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, ठीक है, बट 100 में 5 हैं। लेकिन हमारी युवा ना सिर्फ ये देख रही है कि एक MCQ चालू हो गई, GK चालू हो गई, पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन वही जो आप बोल रहे, एक दो चीज़ पे आपने फोकस किया, एक जो है कि सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको विश्लेषण करने के लिए। तो बिल्कुल सही आप प्रीवियस ईयर से मतलब हमें एक आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर किस बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी चीज़, मैंने बच्चे काफ़ी ऐसे देखे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, चलो यार पेपर आ रहा है प्रैक्टिस सेट मारो। भाई पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस सेट तो बाद में करना। क्योंकि कई बच्चे मैंने ऐसे देखे प्रैक्टिस सेट जाते हैं, प्रैक्टिस सेट से हो जाता है। ऐसा नहीं होता, पहले तुम सिलेबस कंप्लीट करो पूरा, उसके बाद तुम प्रैक्टिस सेट करो। हाँ, प्रैक्टिस के बाद पहले तो आप कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर, एक चीज क्लियर करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अब फंडामेंटल राइट क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का क्या अर्थ है, क्या निकलता है, तो ये सब चीजें क्लियर नहीं है, बस वो MCQ शुरू कर रहे हैं। फिर आप ये देखो कि एग्जामिनर मतलब किन बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें। बेसिकली आजकल ग्रुप सी में थोड़ा NCERT पे ज़्यादा फोकस है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बेसिक तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है NCERT से ही क्लियर होता है, तो हमें सिलेबस देखना है। एक चीज है ना, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि रहने देते, इसको रख दीजिए वहाँ पे, कि देखिए आप NCERT से क्लियर करो, आप कहीं से क्लियर करो, आपको फंडामेंटल राइट पे सपोज के आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ना कि ये फंडामेंटल राइट 6 है, अरे है क्या, थोड़ा ये भी तो जानो, इवॉल्व कहाँ से हुआ, क्यों चाहिए, नेचर क्या है, जरूरत क्या है उसकी फंडामेंटल राइट की, फिर 6 ही क्यों है, 7वां कौन था, 8 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, ये है तो क्यों है, मान लिया 6 है, तो इस पे थोड़ा आपका रीजनिंग होना चाहिए, साइंस और लॉजिक होना चाहिए। देखिए बच्चे का क्या है, मूल अधिकार किस भाग में है, 1 2 3 4 भाग 3, मूल अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, फलाना ढिमका, बस एक रटुआ है। अगर क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल आ गया, मूल अधिकार के बारे में इनमें से कौन गलत है, क्वेश्चन कैसे पकड़ोगे, तो वहां पे बच्चे फंसते हैं। और अभी जो ट्रेंड है पूरे मार्केट का, बस वही वन लाइनर MCQ, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, NCERT पे भी फोकस होना चाहिए। सबसे बेसिक हमारे NCERT से ही क्लियर होते हैं। अगर NCERT आपकी क्लियर नहीं है, अब लोग क्या करते हैं, मतलब सीधे बड़ी बड़ी हाई बुकों पे चले जाते हैं। तो मेरा मानना तो यह है, पहले तुम अपना ग्राउंड लेवल पे पूरा सही करो, NCERT अच्छे से पढ़ो, उसके बाद तुम हाई लेवल पे जाओ। और कभी भी दूसरे के नोट्स मत पढ़ो, खुद बनाओ, खुद पढ़ो, क्रिएट करो, खुद बनाओ, खुद पढ़ो। क्योंकि कई मैंने ऐसे देखे कि यार चलो नोट्स दे दे मुझे, चलो मैं तो दे दूंगा, तेरा कुछ भला नहीं होगा उससे, तो अपनी मेहनत कर, अपने उससे नोट्स बना। जब हम बनाते हैं तो खुद का पढ़ा हुआ खुद ही समझ में आता है। ये है ना, दूसरी बात ये है कि कभी भी तुम दूसरे का जो नोट बनाते हो उसमें आपका डेप्थ पता नहीं चलता है, तो वैलिडिटी पता नहीं चलती है। सपोज के आपने किसी का नोट बनाया या नोट को आपने उतारा, आप खुद से अगर बनाते तो हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज ऐड ऑन होती, लेकिन वो सारे उससे तो आप एक बार जब आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, किसी के नोट को उतार लिया, तो उसके बाद, और जिस आदमी के नोट को उतार लिया उसका इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, फिर भी एक बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, वो जो है ना इतने स्ट्रगल के बाद ही समझ पाते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो जैसे BA फर्स्ट ईयर वाले को ये बात नहीं समझ में आएगी, उनको यही समझ में आएगा वो कहीं चले गए हैं और उन्होंने बता दिया है भैया यहाँ 4 साल पढ़ते रहो, एक वन लाइनर लिखते रहो, उनको यही बात समझ में आने के लिए भी 3 साल संघर्ष करना पड़ता है। जो हम बात कर रहे हैं वो बात वो BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले को नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि उनको अरे क्या भाई तो बड़ी बात कर रहे हैं यार, ऐसे कैसे तैयारी करेंगे, वो तो स्वर्ग। इसमें सर एक चीज़ ये भी होती है ना कि जैसे हम कभी भी कोई तैयारी करते हैं ना, हम सर कोई भी तैयारी करते हैं तो हम स्टार्टिंग में अपने आप को एक टाइमलाइन दे देते हैं कि इतने में मुझे सिलेक्शन होना है, इससे प्रेशर आ जाता है
और इसमें सर आदमी शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देता है। अगर आप केवल पढ़ाई में फोकस करोगे शुरू में ही, तो सर टाइम, जैसे हमने भी अपना टाइम वेस्ट बहुत किया है सर, हमारे भी 1-2 नंबर से कई सारे छूटे हैं एग्ज़ाम में, आसपास ही रहे हैं। तो इसका कारण यही रहा कि हमने शुरुआत में ये सोचते थे कि जल्दी जल्दी निकालने, 6 महीने में नौकरी चाहिए हमें, विद इन 6 महीने में जल्दी पेपर बहुत निकाल देते हैं। बेहतरीन। अब है, आपने बहुत बेहतरीन बात कही है कि देखिए बच्चे, देखिए यहाँ पे एक थ्योरी काम करता है, ये इफ़ यू आर चेजिंग बटरफ्लाई, होता क्या है ना, बटरफ्लाई को तुम चेज कर रहे हो, और जनरली बटरफ्लाई को चेज करने के दौरान 90% चांसेस में आप बटरफ्लाई पकड़ नहीं पाते हो, ठीक है। तो सक्सेस पे फोकस करके बार बार फॉर्म भरना और 3 महीने के लिए तैयारी करना, ये बच्चों का जो ट्रेंड होता है ना, वो बटरफ्लाई, हमारा ये कहना गार्डन बना लो, ठीक है, गार्डन बना लो, बटरफ्लाई खुद आएगी। यानी इसका मतलब है तैयारी करो, तुम सफल की चिंता मत करो। जो भगवत गीता के जो कथन है, कर्म करो फल की चिंता न करो। तो बच्चे ना बस चाहते हैं, यहाँ पे मैसेज हम देना चाह रहे हैं, और आप लोग गौर से सुनिए, ये 3 महीना 6 महीने में कुछ नहीं हो रहा है, ये मत देखो फॉर्म कब आ रहे हैं। सारे बच्चे पूछेंगे सर फॉर्म कब आ रहे हैं, भैया फॉर्म भर दिया। बेमौसम में जो पढ़ता है ना, हाँ। फॉर्म नहीं आए होते उस वक्त पे जो पढ़ रहा होता है, तैयारी कर रहा वो- होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं यार फॉर्म आएंगे तब शुरू करूंगा। जी नहीं, जी, जब तुम्हारे पास फॉर्म नहीं है तब तुम पढ़ो, वही बच्चा सक्सेस होता है। क्योंकि जैसे हमने देखा है फॉर्म आ रहे हैं, जब फॉर्म आएंगे हम तब पढ़ेंगे, वो निकलेगा ही नहीं एग्जाम। फॉर्म आने के बाद, पढ़ने के बाद वो बच्चे कभी क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो मौसमी बच्चे हैं, वो मतलब वो वही क्या बोलते हैं, मौसमी मेढक जो होते हैं ना, इन जब सबका- आएंगे तब। हाँ, तो आप में से जो भी विद्यार्थी है उनको ये सफल विद्यार्थी हैं, इसलिए आप मतलब इनके थ्रू आपको मैसेज इसलिए दिया जा रहा है। आप जो ये सोचते हैं कि मतलब फॉर्म भर दिया और तैयारी शुरू किया, कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लिया, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। दिस इज़ जस्ट लाइक चेजिंग बटरफ्लाई। आप ये जान लो कि किसी भी मतलब गार्डन में आप जाओ या कहीं पे भी कोई बटरफ्लाई है, तितली उड़ रही है, उसको चेज करोगे तो कितनी पकड़ी जाएगी। तो बेहतर है कि फूल का पेड़ लगा लो। फूल का पेड़ लगाने का मतलब ये है कि तैयारी में लगे रहो, सफलता तुम्हें खुद मिलेगी। जी, और क्या बोलेंगे? तो कितना, हाँ हमने ये कहा था कि कितना समय लगेगा बच्चों को, देखो सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। पहला जो नया बच्चा जाता है, अगर उसको गाइडेंस नहीं है तो पहले मैं ये प्रेफर हाँ करूंगा एकदम, आप उनके लिए बताइए जिनको बिल्कुल गाइडेंस नहीं, जिनको शून्य से शुरू कर रहे हैं। शून्य से जो शून्य से शुरू कर रहे हैं, वो पहले बेहतरीन तरीका है कि जो लोग वेल क्वालिफाइड क्षेत्र में, जैसे तुम क्वालिफाई किए, मेरी बात समझ पा रहे हो, तो बच्चे को तुम मिल जाओगे। ऐसा है, जो सफल होना चाहता है, जो जिस चीज की इच्छा रखता है वो मिल लेगा। अच्छा, कोई लड़का विकास नगर का है, वो चाहता है फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना, तो क्या कोई सफल विद्यार्थी उसको नहीं मिलेगा पूरे देहरादून में? क्या मिलना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो आप उनको, उनके लिए बेस्ट मैसेज ये है कि तुम ऐसी जगह जाओ, वो लोग जो सफल हुए हैं, डायरेक्ट उनसे मिलो, उनसे पूछो कि भैया कौन किताब पढ़े, क्या पढ़े, या कुछ अच्छे टीचर से आप जाओ। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, आपका कहना सही है कि वहाँ पे भी बच्चे नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि 10 में 9 गड़बड़ है वहाँ पे भी, एक ही सही है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता है कि वो एक कौन है। तो लेकिन जो क्वालिफाई कर लिया फॉरेस्ट गार्ड, या जो क्वालिफाई कर लिया ग्रुप C, ये तो पता है कि वो क्वालिफाई कर लिया, तो वो तो बताएगा, तो सही बताएगा। तो ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये बताइए कि कितना साल लगेगा एकदम नए बच्चे को। मैं ये सारी बातें आपसे क्यों बोलवा रहा हूँ, क्योंकि वो मोटिवेट होंगे। मैं तो बताता ही हूँ, ठीक है, आप बताएंगे तो उनको लगेगा कि भैया क्वालिफाई है। तो ग्रुप C या फॉरेस्ट गार्ड क्वालिफाई करने में आप बताइए कितना, एकदम लेमैन है, आप अपने स्टैंडर्ड से बताइए। 1-1.5 साल में हमारा एग्जाम, अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज सिलेबस वाइज पढ़ रहे हैं, तो 1-1.5 साल में एग्जाम निकल जाता है। इतना टफ भी नहीं है कि हम समझ लेते हैं। हाँ, कंपटीशन टफ है, लेकिन बच्चों का जो रुझान है, फॉर्म भर के पढ़ते हैं। हाँ जी, वो वाले क्वालिफाई करेंगे? वो नहीं करेंगे, वो तो कभी नहीं। पहले इसको आप थोड़ा क्लियर कीजिए। बच्चे 1-2 साल, यानी 2 साल मिनिमम, हाँ जी, 2 साल मिनिमम बढ़िया से कितने घंटे पढ़ेंगे? ये 2 साल का मतलब समझ रहे हैं, बस खाली एक नहीं, ये नहीं, तुम्हें कंटिन्यू बनानी पड़ेगी। मतलब दिन में तुम 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो। 10 से 12 घंटा। अगर वो कॉलेज भी जा रहा है तो इसका मतलब 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। सर ऐसा होता है ना, 10-12 घंटा तो कॉलेज वाले लड़के नहीं दे पाएंगे, तो वो दे पाएंगे ना। जो कॉलेज में वो
डेली मतलब 5-6 घंटा भी पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी है तो 2 साल में जी सर ऐसा होता है सर, इनिशियल होता है ना, जैसे कोई भी इनिशियल तैयारी कर रहा है तो वो अब 12 घंटे 13 घंटे बैठना कोई भी सही बात नहीं है उसके लिए। उसे 2 3 4 नए बच्चे तो स्टार्टिंग में मैंने ये सिर्फ देखा है बैठने की कि कोशिश, जो बहुत बेहतर है वो 4 घंटा बैठ सकता है। उसमें सिर्फ बुक के साथ बैठने की कोशिश आप करनी अपनी या हमारी बात नहीं कीजिए, आप अपनी बात नहीं कीजिए, आप कितना पक के यहाँ जी पहुंचे। सर, हाँ जी ठीक सर। है, तो नए बच्चे ना ये तो इनको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। नहीं, ये सब और चीजें इनके बंद पढ़ने का तरीका ये है कि भैया ग्रुप सी का फॉर्म आ गया, अब वो 1 घंटा तब पढ़ते हैं, जी सर। 2 घंटा। तभी मैं ये बार बार इस पे इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो बच्चे डेविएटेड है, जी तो उनको 10 घंटा 2 साल लगेगा या 5 घंटा 2 साल लगेगा, लेकिन जो 2 ही घंटा पढ़ रहा है उनको भी सर 1 ही साल ही लगेगा इतना समय नहीं लगेगा अगर वो पूरा डेडिकेशन सीरियसली बैठेंगे तो वो, क्योंकि सर जैसे इनिशियल होता है शुरुआत में कोई भी नहीं बैठ सकता सर। हाँ। जैसे जैसे समय बढ़ता है सर आपका टाइमिंग भी बढ़ता जाता है, और जब जैसे 12-13 घंटे की बात होती है कोई भी नहीं बैठता है, पर जब लास्ट के 3 मंथ होते हैं उस टाइम पे 12-13 घंटे आप बैठ जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है 3 महीने में पेपर है आप, और केवल रिवीजन करना होता है आपको, और उस टाइम पे PYQ लगाते रहो, उस टाइम पे सिर्फ ये लेकिन चीजें करो। मेनली मैं उस बिंदु पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बच्चे फॉर्म भर के तैयारी शुरू करें। नहीं सर वो तो नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा आप बढ़िया से बोल दीजिए। सर इसका तो मैं यही बोलूँगा कि जब फिक्स ही नहीं है सर, उत्तराखंड में तो कैलेंडर आता है उसका भी फिक्स ही नहीं है, डेट का भी कुछ पता नहीं है कि, लेकिन हमें तैयारी करते रहना हमें है, करते ऐसा नहीं रहना है चाहिए। कि मतलब फॉर्म नहीं आ रहे, आएंगे, पेपर भी आएंगे। होगा। मतलब हमारे भी कई ऐसे एग्जाम थे जो हमने दिए, अच्छे नंबर से रद्द हो गए। तो मतलब ऐसा नहीं है, तुम कंटिन्यूटी बना के रखो तो मतलब निकल जाता है एग्जाम, इतना टफ हाँ, भी नहीं है। मतलब ये है कि फॉर्म का इंतजार मत करो, तैयारी करते तैयारी करते रहो, रहो। जब फॉर्म आए भर दो, एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। अब तुम इस इंतजार में फॉर्म आएगा फिर तैयारी करेंगे तो वो उनका तो होना नहीं है। हाँ जी, उनका जी सर उनका तो यही है ना? जी सर ये पॉसिबल नहीं है, ये possible ये पॉसिबल है। और कुछ बताइए आप, आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा होगा, 2-4 मिनट और ले रहा हूँ, जी जो आपकी नजर में आपको लग रहा होगा ये कभी क्वालिफाई नहीं करेगा, जी वजह क्या है? जी सर, जनरली जो होता है कि जैसे हम कभी ग्रुप में बैठते हैं, अगर बातें करते हैं ना, अगर कोई अलग बातें, जैसे आपका माइंड सेट होता है, आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो अगर लगातार आपकी उस पर सोच है तो घर जाके आपको इजी होगा। आप अगर पढ़ाई की बातें सोचते हो घर जाके भी आपको इजीली किताब खोलेगी आपकी। अब आप घर जा वैसे दोस्तों में मस्ती करके आ रहे हो, फिर आपसे किताब खोलने में दिक्कत होगी आपको, तो पहले से ही ऐसे दोस्तों के साथ रहो जिनके साथ ऐसी ही बातें हो, पढ़ाई की बातें हो। कहा जाता है कि हम जिसके साथ ऐसे 5 लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी पर्सनालिटी 5 लोगों की एवरेज होती है। जी सर। अगर 5 लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो एवरेज अगर 50,000 कमाते हैं तो हम 50,000 कमाते हैं। जी अगर उनकी एवरेज पढ़ने की मतलब ड्यूरेशन है 5 घंटा तो हम 5 घंटा पढ़ते सर। हैं। उन 5 लोगों का हम एवरेज होते हैं, तो हमें अच्छे दोस्त होने चाहिए। अच्छे दोस्त होने चाहिए। हाँ, उनका तो हम सर इम्पैक्ट हाँ करता है। सर, अपनी मतलब जिस चीज़ में है हम उसी टॉपिक में रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा इधर उधर उस टाइम तक नहीं भी करना चाहिए ना तैयारी के लेकिन समय। हम ज़्यादा उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो हमारे कॉलेज में एकदम फेक टाइप से आते हैं और फॉर्म भरते हैं और सालों भर घूमते रहते हैं, और वो सपना लेके चलते हैं, उनके माँ बाप भी लेके चलते हैं। देखो, अगर आप किसी के फोर्स से पढ़ रहे हो तो आप कभी एग्जाम नहीं निकाल सकते, जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं बोली ना कि मुझे करना है। जी, अंदर से नहीं हो ना, विल पावर बोलते हैं ना, जब तक जैसे मैं आपको बोलूँगी आप पढ़ो तैयारी करो, नहीं वो करेगा ही नहीं, करी निकालेगा, पढ़ लेगा 2-3 घंटा पढ़ लेगा, निकाल नहीं पाएगा। जब तक अंदर से आग नहीं होगी ना तब नहीं करने की, करना है, जज्बात नहीं होगा ना ओरिजिनल, तब तक वो क्वालिफाई नहीं करेगा, करेगा नहीं। करेगा नहीं। कुछ वो कितना ही पढ़ ले वो क्वालिफाई करेगा ही नहीं। अंदर से आग होनी चाहिए, मुझे करना है, बस करना है। और जब तक सर ऐसा हो कि मोबाइल भी खुला हो तो मोबाइल में भी पढ़ाई का ही खुलना शुरू हो जाए ना, बिल्कुल। ऐसा हो कि लास्ट में आप मोबाइल में भी पढ़ाई खोल रहे हो। अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आजकल फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप में ही मतलब युवा ने अपना ज़्यादा पूरा 5-7 घंटा बर्बाद हो रहा है। 5-7 घंटा बर्बाद हो रहा है। तो ये सब चीज़ें तो पढ़ाई के टाइम पे इन चीज़ों से दूर ही रहो। और या तो यूट्यूब से भी ना पढ़ाई का बहुत फोकस है, पढ़ाई का अगर आप करो कनेक्ट होगा उससे, सही यूटिलाइज करो ना पढ़ाई का तो बहुत बेनिफिशियल है। जी सर। मैंने देखा है जो बच्चे, एक्सेप्शन है बट 1-2% जो अच्छे बच्चे हैं उसका बहुत यूटिलाइज कर रहे हैं। जी। और मास जो है एक तो डेविएट हो जा रहे हैं फ्रेंडशिप के चक्कर में, ठीक है, तो उस बात का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताएंगे आप बच्चों के लिए, कुछ पॉइंट अगर छूट रहा हो? मैं तो सर यही बोलूँगा कि जैसे यूट्यूब है, मुझे लगा है कि यूट्यूब में बहुत अच्छी पढ़ाई है,
जैसे आप यूट्यूब के, जैसे कि मेरा भी मन नहीं करता सर किताबें खोलने का, तो यूट्यूब में मैं भी पढ़ाई करता था। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यूट्यूब में आप जैसे PYQ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, आप किताब खरीदो कि कितने लिमिटेड है, वहाँ सब कितने चीज़ अवेलेबल है, वहाँ क्वेश्चन आपको तो लिमिटेड अवेलेबल है। है। और सर मतलब ये आप ये देखो क्वेश्चन 70% तो रिपीट ही होते हैं, हर पेपर के 70% रिपीट ही हैं, और आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, फिर तो बुक खोलने का मन भी नहीं करता है, तो फिर यूट्यूब बहुत अच्छा साधन रहता है। मुझसे कई लोग, मैडम लोग और बहुत सारे सीनियर्स लोग पूछते हैं कि नेट कैसे क्वालिफाई करें सर, कम टाइम में 1 महीना। कुछ एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था ऋषिकेश से, किसी ने नंबर दिया था कि सर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने आपका नंबर दिया, तो सर 1 महीना बचा है, इकोनॉमिक्स में ना तो कोई किताब मिल रही, नहीं यूट्यूब में वीडियो मिल रही है, कुछ भी नहीं है, या तो आप तैयार कर दो, समझे। हमने कहा तुम्हें मैं शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे। हम बोले IAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले MCQ आता था ऑप्शनल में, वो ले लो, और क्या कहते हैं कि वाणी प्रकाशन की जितनी भी MCQ है, जो तुम एग्जाम दे रहे हो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इसको तुम 50 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जान है, बात समझ रहे हैं, और वो बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं IAS PCS की तैयारी कराता हूँ, गाइड करता हूँ साथ में ना, तो मैं सोचता हूँ कि आगे आप ये चीज़ें ना, 2 चीज़ कभी रुकनी नहीं चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन। आप मान लो कि नौकरी पा लिए, तो क्या समोसा खाते रहोगे? जी सर। ऐसा नहीं है ना कि भाई बर्गर खाते रहोगे, हेल्थ पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ये दोनों ऐसी चीज़ है। उसी तरह एजुकेशन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब वहाँ पे आपका स्ट्रगल है, वहाँ एक अच्छे कर्मी बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि क्या आप मतलब वक्त के साथ आप अपग्रेडेड हो कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे डिपार्टमेंटल, ठीक है, उसमें आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें। अभी मतलब ये तो शुरुआत है, आगे PCS भी क्वालिफाई करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों में मतलब दमखम है, हम तो